तो आज का मॉड्यूल का नाम है हमारा ऑटो इंडस्ट्री। मॉड्यूल का नाम हमारा हो गया ऑटो इंडस्ट्री और आपका ट्रेड का नाम है MAVP और उसका मतलब होता है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। कोई दिक्कत की बात नहीं। और फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 की ये क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन से और आपके CBT एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसके साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चंस नेमी के क्वेश्चन से मतलब सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। जो भी भाषा आपको पसंद हो उसमें आपको चीज़ों को सीखते जाना है, लेकिन कोशिश करना है सारी चीज़ों को इंग्लिश में आपको सीखने का, ताकि क्या होगा आगे के फ्यूचर में भी आपको ये बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा आपके बढ़िया और एक सुंदर फ्यूचर को बनाने के लिए। आपको ध्यान रखना है सारे क्वेश्चन सारी चीज़ों को हम आपको विस्तार में बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो जिस प्रकार से आपको पता होगा आपका ट्रेड का नाम हमने MAVP तो लिख दिया है, तो उसका मतलब होता है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट रिजल्ट का। रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था इस बार का। 96% हमारा ओवरऑल परसेंटेज था, लेकिन आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना तो आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को करना है रेगुलरली प्रैक्टिस। ये तो हो गया हमारा छोटा सा बात। लेकिन इस बार का जो थ्योरी का नंबर था वो था हमारा 100 पर 98 और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया नंबर लाना तो आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट? उपकरण का नाम क्या है? मतलब हमें पूछ रहा है कि ये जो आपको डायग्राम में जो आपको एक उपकरण दिख रहा है उसका नाम क्या है, आपको पूछ रहा है। तो इसका नाम है हमारा इंजन होस्ट, इसको बोला जाता है। उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंजन होस्ट इसको हम बोलते हैं। इसका यूज़ होता है कि इंजन जो होता है, जो गाड़ियाँ होती है उसमें से इंजन को निकालने के लिए और इंजन पर जो भी काम हमें करना होता है थोड़ा बहुत, तो उसको जब तक हम इंजन का काम कर रहे हैं तब तक इंजन को पकड़े रखता है, ताकि हम इस पर हम काम कर सकें इसके लिए। तो यही होता है हमारा इंजन होस्ट, इसी को हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था, तो ये उपकरण किसका कौन चीज़ का है? इंजन होस्ट का। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीज़ों का भी हम डायग्राम देख लेते हैं कि किसका डायग्राम कैसा होता है। तो ये हाइड्रोलिक जो कार होस्ट होता है ये इस प्रकार का होता है, आपको दिख रहा होगा। जो कार्स होते हैं उनको लिफ्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम है हमारा। ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है इसी को बोला जाता है हाइड्रोलिक कार होस्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद है हमारा जो सेकेंड जो पिक्चर है, तो इसको बोला जाता है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस। इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलिक प्रेस। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका भी काम होता है हमारा, जो गाड़ी के जो पार्ट्स पुर्जे होते हैं उसको हमें असेंबल करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब उनको एक जगह पर उनको बढ़िया से सजाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मतलब बोला जाए तो सब सारी चीज़ों को अरेंज करने के लिए, उनको असेंबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसको? हाइड्रोलिक प्रेस को। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा किसका? हाइड्रोलिक जैक का। तो जैक जिस प्रकार से आपको पता ही होगा, ये लिफ्ट उठाने वाला ये एक हमारा जो जैक होता है हमारा, एक उठाने के लिए हम लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं इस इक्विपमेंट को और इस उपकरण को। तो ये है हमारा है हाइड्रोलिक जैक। कोई दिक्कत नहीं। ये है हमारा कौन सा? हाइड्रोलिक जैक। कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा जिस प्रकार से आपको हमने बताया था कि ये है हमारा इंजन होस्ट। ये जो आपको दिख रहा है, आपको हिंदी में भी नाम लिखा हुआ दिख रहा है और इंग्लिश में भी आपको दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नाम है हमारा इंजन होस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये हमारा है मैकेनिकल जैक। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम मैकेनिकल जैक। ये जो हमारा है इसको बोलते हैं मैकेनिकल जैक। तो इसको हम, जो गाड़ियाँ होती है उसको कभी कभी जैसे चक्का बदलना हो जाता है तो चक्का हमारा पंचर हो जाता है, या तो कहें कि चक्का में जो ट्यूब है जो ब्लास्ट हो जाता है, उस कंडीशन में हम टायर को फिर से चेंज करने के लिए, या तो कहें कि उस पहिया को उसका रिपेयर के लिए हम यूज़ करते हैं इस जैक को, मैकेनिकल जैक को। नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं और इसको एक जेन्युइन पार्ट के रूप में गाड़ियों में दिया जाता है, ताकि आप छोटे मोटे जो काम है जैसे टायर बदलने का काम, उसको आप आसानी से कर पाएँ। तो इसका नाम है मैकेनिकल जैक। तो हमें पूछा गया है कि जो एक्स पार्ट है उसका नाम क्या है, पूछ रहा है। तो इसका नाम है हमारा, इसको बोलते हैं हम रिवॉल्विंग डिस्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिवॉल्विंग डिस्क। अब देख लेते हैं इसका कंप्लीट नाम क्या क्या है, कौन सी जगह का। तो
तो ये मैकेनिकल जैक है इसका नाम, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है इस उपकरण का नाम है हमारा मैकेनिकल जैक। इसके साथ ही साथ इसके हर पार्ट का आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो पोर्शन है इसको बोला जाता है बॉडी, और इसको बोला जाता है रिवॉल्विंग प्लेट, और अब यहाँ पर दिख रहा है आपको बीच वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है सेंटर रॉड। और उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर सेंटर स्प्लिट पिन करके दिख रहा है, और सबसे ऊपर वाला प्लेट है हमारा टॉप प्लेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम नॉर्मली आप कहीं भी आप इसको आप देखते हैं इस जैक को, मैकेनिकल जैक को। अब है अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है गिव फुल नेम ऑफ ARAI। तो हमें पूछ रहा है ARI का पूरा नाम क्या है, ये हमें पूछ रहा है। तो उसका पूरा नाम होता है हमारा द ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये हमारा इसका कंप्लीट नाम होता है, मतलब फुल फॉर्म होता है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा, इसका काम क्या होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका नाम तो आपको समझ पता चल ही गया, इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका नाम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका काम होता है एसोसिएशन के उद्देश्य उद्योग के लिए ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास, मतलब ये जो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र है इसमें रिसर्च करना, और फिर अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मैन्युफैक्चर करना, उनको बनाना, इसी का काम होता है। ये जो हमारा एसोसिएशन है इसका काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है, उत्पाद डिज़ाइन विकास, मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनको डिज़ाइन करना, फिर उनका डेवलपमेंट करना। उसका जो मुख्यालय है या तो कहीं की हेडक्वार्टर जो है वो है हमारा पुणे में, और पुणे महाराष्ट्र का एक बहुत बढ़िया जगह है, आपको पता ही होगा पुणे जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। तो इसके साथ ही साथ ये उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार और जो उद्योग हमारे जो ऑटोमोटिव जो हमारे उद्योग हैं जो जो गाड़ियाँ बनाते हैं उनके साथ मिल करके ये हमारा एक संस्था बनाया गया है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम करके। पॉइंट पर अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MORTH। तो इसका फुल फॉर्म MORTH का फुल फॉर्म हमें पूछ रहा है कि उसका क्या होता है फुल फॉर्म। तो उसका फुल फॉर्म होता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इसका करेक्ट फुल फॉर्म होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग मेनली। तो हम आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से एक बाहरी भारतीय विनिर्माण है, मतलब बोल रहा है आपको कि ये भारत में नहीं बल्कि मुख्य रूप से भारत के बाहर ये बनाने का काम करता है, मतलब चीज़ों को बनाने का काम भारत के बाहर वो करता है। तो इस प्रकार का कंपनी कौन है? टाटा। यह तो पूरी तरीके से भारत में बनता है। इसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भारत में भी है, उसके साथ साथ दूसरे देश में भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये कहाँ पर बनाता है? हमारे भारत में ही बनाता है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी हमारे देश की ही कंपनी है, अब बोले तो इंडिया की कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको आप जानते ही भी होंगे। और इसके बाद है हमारा हिंदुस्तान मोटर्स, ये भी हमारे इंडिया की कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो होंडा है वो हमारे देश की कंपनी नहीं है, और मुख्य रूप से और ये बोला जाए तो ये ये बोलते इसको जापान की कंपनी बोला जाता है। इसके साथ ही साथ ये मुख्य रूप से इसके जो उद्योग इसके जो मुख्य रूप से जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो आपके बाहर के देशों में ही है। चूँकि ये हमारे देश का कंपनी नहीं है तो उसके जो मुख्य जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे वो तो बाहर में ही होंगे, सीधी सी बात है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन। फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन का आविष्कार किसने किया। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो फोर स्ट्रोक स्पार्क इंजन है उसको किसने बनाया है और किसने उसका आविष्कार किया है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, निकोलस ए ओटो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। इसी का पॉइंट थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत बाद में ना हो पाए। जो डगल्ड क्लार्क जो है उन्होंने सबसे पहले ये जो टू स्ट्रोक इंजन है उसको उन्होंने इन्वेंशन का काम किया था, मतलब उसको आविष्कार किया उन्होंने। इन्होंने डगल्ड क्लार्क। तो ये तो हो गया। और कब बनाया था इन्होंने, 1878 में इनको बनाया था। और पेटेंट के लिए इन्होंने सिफारिश की हुई थी 1881 में। कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कॉटलैंड आपको पता होगा ये इंग्लैंड के पास का एक देश है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है अगला पॉइंट है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इन्होंने क्या, ऑप्शन नंबर बी पर है हमारा रुडोल्फ डीजल। तो रुडोल्फ डीजल जो है उन्होंने डीजल इंजन को बनाने का काम किया है। कौन चीज़ को, डीजल इंजन को उन्होंने बनाने का काम किया है। कब, 1897 में। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, निकोलस ओटो। कौन सा, निकोलस ओटो। तो निकोलस ओटो जो हमारा इस ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट ऑप्शन है। और इन्होंने ही हमारा फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन को इन्होंने बनाने का काम किया था सबसे स्टार्ट में। कौन, निकोलस ओटो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंबस्टन इंजन, पेट्रोल जो इंटरनल कंबस्टन इंजन इन्होंने बनाया था, जिसको सबसे पहले उसमें जो फ्यूल यूज़ किया गया था, जो उसमें ईंधन यूज़ किया गया था वो था हमारा पेट्रोलियम गैस, जिसको यूज़ किया गया था निकोलस ओटो के फोर स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन में। इसको सबसे फर्स्ट यूज़ किया गया था वो है हमारा पेट्रोलियम गैस। कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद है हमारा पर्किंस एक कंपनी है जो कि अलग अलग प्रकार के इंजन्स बनाने का काम करती है। ये अलग अलग प्रकार के इंजन बनाने का काम करती है। अब बढ़ेंगे अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु इन्वेंटेड टू स्ट्रोक इंजन। दो स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किसने किया। तो हमें पूछ रहा है कि जो दो स्ट्रोक इंजन होते हैं उसको किन्होंने बनाने का काम किया था। दो स्ट्रोक बोलने का मतलब होता है कि दो फेज में दो फेज में आपका जो एनर्जी होगा वो पूरी तरीके से बन जाएगा और फिर कन्वर्ट भी हो जाएगा आपके यूज़फुल उसको, जैसे क्या होता है हमारा जो पेट्रोल या तो डीजल जो होता है वो बर्न होता है, उसके बाद फिर हमें एनर्जी मिलता है। तो वो सारा प्रोसेस एनर्जी बनने से लेकर के उसका कन्वर्जन तक सारा प्रोसेस बस दो ही साइकिल में इसमें कंप्लीट हो जाता है। किसमें, टू स्ट्रोक इंजन में। तो इसीलिए इसको बोला जाता है टू स्ट्रोक इंजन या दो साइकिल इंजन या टू साइकिल इंजन भी इसको हम बोलते हैं, टू स्ट्रोक इंजन को। और जो फोर स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें 4 साइकिल में, मतलब 4 साइकिल में हमारा एनर्जी कन्वर्जन का काम होता है। एनर्जी कन्वर्जन होता है उसका पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होने में उसको 4 साइकिल उसको 4 स्टेज उसमें चार स्टेज उसमें होते हैं। किसमें, फोर स्ट्रोक इंजन में। और इसीलिए उसको फोर स्ट्रोक या तो कहें कि 4 साइकिल इंजन भी उसको बोला जाता है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा टू स्ट्रोक इंजन किसको बोलते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन किसको बोलते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, कि दो स्ट्रोक इंजन है उसको किसने बनाने का काम किया था। तो उसको बनाने का काम कौन किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, डगल्ड क्लार्क। मतलब जो डगल्ड क्लार्क है उन्होंने टू स्ट्रोक इंजन को बनाने का काम किया था। कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर, थोड़ा डिटेल में देखते हैं चीज़ों को। तो डिटेल में क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, तो जो डगल क्लार्क है दो स्ट्रोक इंजन तो बनाया, ये स्कॉटलैंड के थे, हमने इसको जान लिया है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने इस चीज़ को समझा था। 1878 में इसको सबसे पहले बनाने का काम किया था कि इन्होंने, डगल क्लार्क ने, जो दो स्ट्रोक इंजन है उसको। और 1881 में उन्होंने पेटेंट के लिए, मतलब पेटेंट कराया था। क्योंकि क्या होता है जो भी चीज़ आप इन्वेंट करते हैं तो उसको पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने 1881 में उसको पेटेंट भी करा लिया था। और ये स्कॉटलैंड के थे, आपको पता होगा स्कॉटलैंड इंग्लैंड के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है उसी को, मतलब इंग्लैंड का जो नॉर्थ वाला पोर्शन, इंग्लैंड का नॉर्थ, एकदम इंग्लैंड के नॉर्थ में जो वाला जो पोर्शन है उसी को बोला जाता है स्कॉटलैंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ के थे ये हमारे डगल क्लार्क, जिन्होंने दो स्ट्रोक इंजन को का इन्वेंशन किया था, बोले तो उसका आविष्कार किया था। कोई दिक्कत नहीं है। और रुडोल्फ डीजल कौन है, रुडोल्फ डीजल आप जानते ही होंगे, डीजल इंजन बनाया था। और इसी के नाम के कारण ही जो डीजल इंजन है उसका नाम भी डीजल इंजन पड़ा। कोई दिक्कत नहीं। 1897 था वह बढ़िया दिन जब इन्होंने जो आपका इनका जो डीजल इंजन है उसको कम्प्लीटली बना दिया था रुडोल्फ डीजल के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। और निकोलस जो ओटो है वो इंटरनल कंबस्टन इंजन जो पेट्रोलियम गैस का यूज़ करता है उसको इन्होंने बनाया था। इन्होंने, निकोलस ओटो ने। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी को भी हमने समझ लिया। और पर्किंस के बारे में हमने बताया ही था आपको कि एक कंपनी है जो कि अलग अलग प्रकार के इंजन्स को बनाने का काम करती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर।
तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, कैप्टन निकोलस इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन विच ईयर। जो कैप्टन निकोलस थे उन्होंने किस वर्ष भाप इंजन का आविष्कार किया, हमें ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो वो जो महत्वपूर्ण साल था वो था हमारा 1769 था, वो साल जिस वर्ष कैप्टन निकोलस ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। कब? 1769, बोले तो 1769 में इन्होंने किया था स्टीम इंजन का आविष्कार। किन्होंने? कैप्टन निकोलस ने। कोई दिक्कत की क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु इन्वेंटेड 4 स्टोर सीआई इंजन। 4 स्टोर की सीआई इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जो सीआई इंजन है उसको बनाने का काम जो किया था वो था हमारा रुडोल्फ डीजल के द्वारा ये बनाया गया था सीआई इंजन। किनके द्वारा बनाया गया था? जो सीआई इंजन 4 स्टोर का जो सीआई इंजन था वो रुडोल्फ डीजल के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? रुडोल्फ डीजल के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, NATRIP मीन्स ब्लैंक। NATIRP से तात्पर्य खाली स्थान है। तो इसका आपको मतलब इसका मतलब पूछ रहा है और इसका फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हमारा नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसका नाम आपको पता ही चल गया, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका नाम है। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विन नंबर ऑल्सो नोन एज। तो विन नंबर खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो विन नंबर को हम व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर के रूप में भी हम जानते हैं, और या तो कहीं कि इसको हम चेचिस नंबर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसको क्या नाम से जानते हैं? चेचिस नंबर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। चेचिस नंबर इसका, या तो कहीं कि उसको व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी उसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो आपका जो VIN नंबर इसका मतलब होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या वाहन पहचान संख्या भी इसको हम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम क्या बोलते हैं? चेचिस नंबर या फ्रेम नंबर भी हम जिसको हम बोलते हैं। और ये हर एक गाड़ी के लिए एक सेपरेट सा एक और एक कहीं की यूनिक कोड होता है। हर एक गाड़ी का ये अलग कोड होता है कि कौन सा व्हीकल आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है ये आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कौन सा? RWD मीन्स ब्लैंक। RWD का मतलब है। तो RWD का मतलब, या तो कहीं की फुल फॉर्म आपको पूछ रहा है कि उसका मतलब क्या होता है। तो उसका मतलब होता है हमारा कौन सा? रियर व्हील ड्राइव। उसका मतलब क्या होता है? रियर व्हील ड्राइव। अब आपको पता होगा कि आपको नहीं पता होगा तो हम थोड़ा बता देते हैं कि रियर व्हील ड्राइव होता क्या है। आपको पता होगा गाड़ी में पीछे आगे में 2 और आपके पीछे में 2 पहिए होते हैं। तो क्या होता है? रियर व्हील ड्राइव का मतलब हो गया, रियर का मतलब तो हो गया आपका पीछे, और व्हील का मतलब हो गया पीछे का पहिया। तो पीछे क्या होते हैं? कुछ इंजन जो होते हैं बस पीछे के पहिए पर सारा सारा जो काम होता है पीछे के पहियों पर होता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है रियर व्हील ड्राइव। मतलब पीछे का चक्का को ही बस वो आगे, मतलब आगे उसको बस उसी पर सारा फोर्स लगेगा और वही चीज़ बस मुख्य रूप से काम करेगा आपका जो गाड़ी है उसको आगे चलाने के लिए। तो इसीलिए इसको बोला जाता है रियर व्हील ड्राइव। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। और बाकी के यहाँ पर ऑप्शन कोई भी यहाँ पर वैलिड चीज़ यहाँ पर नहीं है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। कौन सा? रियर व्हील ड्राइव। यहाँ पर आपको और चीज़ हम कुछ चीज़ बता देते हैं। रिवर्स व्हील ड्राइव ऐसा करके कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद रॉन्ग व्हील ड्राइव ऐसा भी कुछ नहीं होता है। और उसके बाद राइट व्हील ड्राइव ये भी कभी भी नहीं होता है। ये तो आपको समझ में आ गया। और हम थोड़ा आपको डिटेल में चीज़ों को बता दें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो पाए। जो जो आपका जो फर्स्ट में आपको दिख रहा है फ्रंट इंजन, ये रियर व्हील ड्राइव। तो ये फ्रंट इंजन बोलने का मतलब आपको जिस प्रकार से अभी अभी हमने बताया कि गाड़ी के आगे पहिए 2 पहिए होते हैं, पीछे 2 पहिए। नॉर्मल में जो 4 चक्के जो हमारे जिसमें 4 चक्का होता है उसमें उसके नॉर्मल बात करते हैं हम 4 चक्कों की।
तो उसमें क्या होता है, जो इंजन होता है वो इसमें फर्स्ट वाला में बोल रहा है फ्रंट इंजन, इंजन आपका फ्रंट में रहेगा और बाकी क्या करेगा, पीछे के पहियों को वो क्या करेगा, पीछे के पहियों पर वो काम करेगा। मतलब पीछे के पहियों पर, इंजन तो आगे में है लेकिन सारा सारा उसका काम कौन पर रहेगा, पिछले पहियों पर। मतलब सारा चीज़ उसका जो सिस्टम रहेगा, मतलब जो काम करेगा तो वो पीछे के पहियों पर काम करेगा। तो ये हो गया। तो ये किस फ्रंट इंजन कौन कौन गाड़ी में रहता है, तो वो रहता है हमारा सुमो में, जो टाटा का सुमो होता है, और ओमनी में। तो ओमनी का मतलब आपको समझ में, मारुति सुजुकी जो ओमनी होता है उसमें इंजन फ्रंट में रहता है और बाकी जो फोर्स सारा चीज़ जो लगता है, फोर्स लगता है वो आपके पीछे के पहियों पर लगता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ पाए। और उसके जो एम्बेसडर कार, जो आपको पता ही होगा, उस समय का जो पिछले ज़माने का बहुत ही बढ़िया कार हुआ करता था एम्बेसडर कार। तो उसमें भी जो हमारा इंजन होता है वो आगे में होता है और बाकी जो पीछे के पहियों पर सारा चीज़ किया जाता है, मतलब ड्राइव किया जाता है पीछे के पहियों पर। मतलब पीछे के पहियों पर सारा फोर्स लगता है ताकि वो आगे की ओर बढ़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, मतलब दूसरा क्या है, फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। अब क्या होता है कि इंजन आगे भी रहेगा और आगे रहने के साथ साथ आगे के पहियों पर सारा वो काम करेगा। मतलब आगे के पहियों को वो आगे की तरफ धकेलने का काम, मतलब सारा गाड़ी को आगे ले जाना है तो उसको सारा फोर्स लगेगा आगे के पहियों पर, आगे के दोनों पहियों पर। तो उसको बोला जाता है फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव। ये ऐसा किस कौन कौन सी गाड़ी में होता है इस प्रकार का, अल्टो में होता है, और जो अर्टिगा जो होता है, मारुति सुजुकी अर्टिगा, ये भी अर्टिगा है। और उसके बाद सेंट्रो, हुंडई का सेंट्रो आपको पता ही होगा, और टाटा टियागो में इस प्रकार से होता है कि फ्रंट इंजन जो होता है फ्रंट में होता है और फ्रंट वाला जो आगे का जो पहिया होता है उस पर ही सारा फोर्स लगता है ताकि वो गाड़ी आगे की ओर चल पाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हमने समझ लिया। और उसके बाद है तीसरा कि फ्रंट लॉन्गिट्यूड इंजन फॉर व्हील। इसमें क्या होता है जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि जो इंजन रहेगा वो आपके आगे में रहेगा, लेकिन क्या होगा, जो ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पर दोनों आपके पहिए हैं, तो उसी का जो आपका जो एक्सल है उसी के ऊपर में रहेगा एकदम, इंजन एक्सल का एकदम ऊपर में रहेगा, 90 डिग्री में उसको सेट किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम जो आपका एक्सल है और ये दोनों आपके टायर हैं, दोनों आपके पहिए हैं, आगे के दोनों पहिए, तो उसके एकदम ऊपर में 90 डिग्री पर इसको सेट किया जाता है आपका इंजन को, इसीलिए इसका नाम पड़ा लॉन्गिट्यूडनल इंजन। और सारे के सारे चारों पहियों पर क्या करता है, फोर्स वो लगाता है। आगे इंजन तो आगे में रहता है, आगे में रहने के साथ साथ चारों पहियों पर वो अपना काम करता है, ताकि वह चारों पहियों पर अपना काम करेगा, जिससे क्या होगा, पहिया एक ही साथ में आगे जाने के लिए उसमें फोर्स जो होगा चारों पहियों पर लगेगा। तो इसका आपको समझ में आ गया कि इंजन फ्रंट में रहेगा, एकदम एक्सल के ऊपर में रहेगा, और सारा जो फोर्स है इंजन का, सारा फोर्स वो बस चारों पहियों पर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और इस तरह से कहाँ पर होता है, तो इस प्रकार जो आपका जो फ्रंट इंजन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल इंजन, जो चारों पहियों पर लगता है, तो वो होता है आपका जीप आपका एक गाड़ी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीप एक अलग भी ब्रांड है और ये महिंद्रा का भी जीप आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें इस प्रकार का इंजन लगा हुआ होता है, इंजन फ्रंट में रहेगा और एक्सल के ऊपर में जस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सारे चारों पहियों पर फोर्स लगेगा ताकि आगे की ओर बढ़ पाए। और उसके बाद है नेक्स्ट की फ्रंट व्हील ड्राइव। मतलब आगे के जो इंजन जो होगा आगे में रहेगा। आगे इंजन, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि इंजन कहाँ पर रहेगा, तो फ्रंट व्हील मतलब आगे का जो पहिया है वहाँ पर बस सारा फोर्स लगेगा और वो गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से होता है हमारा अल्टो में, अर्टिगा में, और सेंट्रो में, और टियागो में, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा रियर व्हील ड्राइव। मतलब इंजन आपका पीछे में रहेगा, मतलब पीछे के पहियों में रहेगा। पीछे में जो दो पहिए होंगे आपके, एक ही साइड में एक ही साइड में, तो ये आपका इंजन इस साइड में रहेगा, यहाँ पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपका इंजन रहेगा और वो आपको कौन से इंजन को, बस पीछे वाले जो चक्के हैं इन्हीं को बस वो आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, पिछले जो चक्के हैं उनको ही आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो इसी को बोलते हैं रियर इंजन और रियर व्हील ड्राइव इसको बोलते हैं। और ये इस तरह का आपको कौन कौन से गाड़ियों में दिखता है, जो टाटा नैनो है, जो छोटा सबसे कार होता है वो, और फिर बजाज का जो ऑटो होता है उसमें होता है, फिर वोल्वो जो बस होता है, वोल्वो बस, ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपको पता ही होगा वोल्वो। तो उसी के जो बस होते हैं उसमें इस तरह का इंजन सिस्टम लगा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसयूवी। निम्नलिखित में से कौन सी एसयूवी है। तो एसयूवी कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, टोयोटा फॉर्च्यूनर, यही इसका आता है हमारा। एसयूवी में इसी को काउंटिंग किया जाता है। और एसयूवी का मतलब होता है
स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, मतलब स्पोर्ट के काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, उस प्रकार का ये गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा जैक इज विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट। आपको पूछ रहा है कि जैक किस प्रकार का उपकरण है। तो जैक जो होते हैं मोस्टली इसको हम लिफ्टिंग के काम के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ जो गाड़ी होता है, गाड़ी का अलग अलग पार्ट जो होता है उसको हम उठाने के लिए यूज़ करते हैं, लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जो मार्किंग के लिए होते हैं, मार्किंग के लिए हम अलग अलग चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे वाइट वॉश हो गया, या तो कहें कि पर्सियन ब्लू हो गया, सेलुलस लेकर हो गया। तो अलग अलग चीज़ों को हम इसके लिए मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, मार्किंग के लिए यूज़ करते हैं। और लिफ्टिंग के लिए हम अलग अलग प्रकार के जैक यूज़ करते हैं, मैकेनिकल जैक हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, फ्लोर जैक हो गया, रेचेट जैक हो गया, बोटल जैक हो गया। तो अलग अलग प्रकार के जो जैक हैं उसको हम यूज़ करते हैं लिफ्टिंग के लिए। तो आपको पता ही हो गया कि जैक का क्या काम होगा, तो वो लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। एयर प्रेशर और न्यूमेटिक, ये एयर प्रेशर के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं, हवा का प्रेशर बनाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। न्यूमेटिक वायवीय इसका भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, दोनों का यहाँ पर बहुत सारा कोई मतलब नहीं निकलता है। बाकी जो दोनों चीज़ें उसका मतलब निकलता है उसका हमने मीनिंग आपको समझा दिया है। अब है अगला पॉइंट। और तो इसी में आपको जिस प्रकार से आपको बताए थे हमने कि जो मार्किंग टूल होता है उसमें वाइट वॉश, सेलुलस लेकर, प्रोशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, इसको हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, मार्क करने के लिए, मतलब चिन्ह लगाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मार्किंग टूल हो गया आपको। और उसके बाद है आपका जो लिफ्टिंग, जितने भी जैक होते हैं उसको हम लिफ्टिंग इक्विपमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और न्यूमेटिक, जिसमें न्यूमेटिक का मतलब होता है कि जिसमें कंप्रेस्ड जो गैस है उसको यूज़ किया जाता है उसमें, जैसे मतलब काम, कोई भी जो काम होता है उसमें जो काम को करने के लिए हम गैस का जो कंप्रेस्ड गैस है ये जो हवा है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि काम वहाँ पर हो जाए। तो उसी को बोलते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम, उसी को बोलते हैं जिसमें कंप्रेस्ड एयर को यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लिफ्टिंग मैकेनिज्म यूज्ड इन ऑटोमोटिव कार। जो निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्टिंग मैकेनिज्म ऑटोमोटिव कारों में उपयोग किया जाता है। तो आपको पूछ रहा है जी कि जो ऑटोमोटिव कार होते हैं, जो हमारे कार होते हैं नॉर्मली, तो उन कार को उठाने के लिए हम कौन सा जो मैकेनिज्म है, उठाने का जो मैकेनिज्म है उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मैकेनिकल जैक का। किसका यूज़ करते हैं हम, मैकेनिकल जैक का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैकेनिकल जैक का हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी हम थोड़ा बारी बारी से देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाद में ना हो पाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा। अब है पहला ऑप्शन। जो पहला ऑप्शन है हाइड्रोलिक जैक। तो हाइड्रोलिक जैक जो होता है मोस्टली हम इसको कहाँ करते हैं, जो वाहन उद्योग है जिसको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हम बोलते हैं उसमें यूज़ करते हैं। फिर जो कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्रीज़ होता है, जो जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वहाँ पर भी हम इसको यूज़ करते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हम इसको यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक जैक को। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद है न्यूमेटिक जैक, जिसको वायवीय जैक भी हम बोलते हैं। तो ये जो न्यूमेटिक जैक होता है, कौन सा, न्यूमेटिक जैक, तो इसको हम यूज़ करते हैं ट्रक या बस जो होते हैं, ट्रक और बस, उनको हम लिफ्ट के लिए, उनको लिफ्टिंग के लिए यूज़ करते हैं हम ये न्यूमेटिक जैक, या जिसको बोलते हैं वायवीय जैक। कोई दिक्कत नहीं है। तो न्यूमेटिक जैक को हम बस और ट्रक को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये तो हो गया, इसके साथ ही साथ हम जो भारी मशीनरी होता है, जो भारी भारी मशीन्स होता है, तो उसको हम स्थापित करने के लिए हम इसमें न्यूमेटिक जो जैक होता है उसका यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक जैक जो है उसको कहाँ पर, भारी मशीनरी को स्थापित करने के लिए। और जो ट्रक और बस हैं उनको लिफ्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं न्यूमेटिक जैक को। कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला अगला पॉइंट की बोतल जैक। जो बोतल जो जैक होता है उसको भी हम अलग अलग भार लेवल पर हम यूज़ करते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सस्ता ही होता है। और ये बोतल की तरह दिखता है और इसीलिए इसको बोला जाता है बोतल जैक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो हो गया। इसके साथ ही साथ इसको रखना और इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। किसको, बोतल जैक को, जो बोतल जैक जिसको हम बोलते हैं इसको। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अब आपको पता होगा कि हाइड्रोलिक जैक किस प्रकार का दिखता है। तो ये आपको दिख रहा कि हाइड्रोलिक जैक आपको ये इस प्रकार का दिखता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद है आपका एक्सल जैक, इसको बोलते हैं हम एक्सल जैक। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो ये है आपका, ये आपको दिख रहा है आपको हैवी ड्यूटी बोतल टाइप इलेक्ट्रिक। तो इसको क्या बोला जाता है, लिफ्टिंग जैक। हाँ,
तो इसको बोला जाता है हैवी ड्यूटी बोतल टाइप लिफ्टिंग जैक, इसको हम बोलते हैं। ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके जो साइज़ होते हैं वो भी अलग अलग आकार के होते हैं। अब जैसे जैसे काम अलग अलग काम करेंगे में यूज, जब जैसे जैसे यूज़ करेंगे उसी प्रकार से इसका आकार जो होगा वो अलग अलग हमें मिलेगा। तभी तो हम अलग अलग काम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो आपका ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसी को बोला जाता है मैकेनिकल जैक, जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और लास्ट क्वेश्चन इस मॉड्यूल का, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट, ये जो उपकरण आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है आपको पूछ रहा है। तो इसको नाम बोलते हैं मैकेनिकल जैक के नाम से इसको जानते हैं, क्या, मैकेनिकल जैक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको हम जैसे गाड़ी हमारा ख़राब, जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है ब्लास्ट हो जाता है या टायर पंक्चर हो जाता है, उस कंडीशन में गाड़ी को थोड़ा पहिया को उठाने के लिए, ताकि हम पहिया को खोल पाएँ, इसके लिए हम मैकेनिकल जैक यूज़ करते हैं। नॉर्मली आपको इस उपकरण को आपने देखा ही होगा। बाकी चीज़ों को भी हम देख लेते हैं कि किसका क्या नाम है। जो हाइड्रोलिक कार रोस्ट होता है ये आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है हाइड्रोलिक कार रोस्ट, ताकि कार को हम उठाने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये दूसरा वाला है मैकेनिकल जैक, इसको बोलते हैं मैकेनिकल जैक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो ये है आपका हाइड्रोलिक जैक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका हाइड्रोलिक जैक, ये हो गया। और ये आपका एक्सल जैक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाते हैं। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं।